प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास। आंध्र प्रदेश में कोई जगह है गुड़ीवाड़ा। प्रोनाउंसिएशन कुछ उच्चारण मुझसे हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, आप वो संभाल लीजिएगा। बाकी ये कुंडली आंध्र प्रदेश से आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये 1980 की कुंडली है, पर अभी तक विवाह नहीं हुआ, या अब होगा भी नहीं, या अब करना भी नहीं चाहते। पर एक बात तो है, किसी भी तरीके से इस कुंडली में संतान का सुख बड़ा बढ़िया है। वो मैं आगे बताऊंगा कैसे। पंचांग अध्ययन में जातक का जन्म अधिक माह में हुआ है, अधिक ज्येष्ठ माह में हुआ है। ये जो अधिक माह वाले लोग होते हैं, इनके कंधे मजबूत होते हैं, और इनके मजबूत कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और ये जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं होती, वो निभाते भी हैं। और कई बार तो इन्हें ये जिम्मेदारी अकेले ही निभानी पड़ती है। उसमें यहाँ तक कि भाइयों का भी सुख नहीं मिलता, बहनों का भी सुख नहीं मिलता, माता पिता का भी सुख नहीं मिलता है। और ऐसा लगता है जैसे कि कई बार ये स्वतंत्र उसी कार्य के लिए पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इनके जीवन में सिर्फ परिस्थितियां ही थपेड़े मारती हैं। दरअसल ये बहुत ही बलवान हो जाते हैं परिस्थितियों को समझने के मामले में, अनुभवों के मामले में, ज्ञान गुण के मामले में, एजुकेशन के मामले में, बुद्धि के मामले में बहुत बलवान होते हैं। उत्तरायण में इनका जन्म होता है। उत्तरायण में शुक्र बुध सूर्य गुरु और चंद्रमा, शुक्र बुध सूर्य गुरु और चंद्रमा, शुक्र बुध सूर्य चंद्रमा और गुरु, ये सब बलवान हो जाते हैं। अगर आप प्रथम दृष्टया देखेंगे तो चंद्रमा ठीक है, जिन पे 7.5 चल रही है। इस वजह से जातक के जीवन में दिनचर्या कमज़ोर होती है, और कई बार व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ेगा, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से भी। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 12वें भाव के भले स्वामी हैं, पर फिर भी यहाँ वो स्वतंत्र होकर के अच्छा परिणाम करेंगे और व्यक्ति के साहस को बढ़ाने वाले बनेंगे। वहीं अगर बुध और शुक्र की बात करते हैं तो ये एक सफल युति हो रही है। बुध होते हैं दशम के अधिपति, शुक्र होते हैं भाग्य के अधिपति और द्वितीय भाव के अधिपति। तो लग्न और धन का स्वामी त्रिकोण में या केंद्र में बैठे ये बहुत ही ज़्यादा सफल योग बना देते हैं, और इनकी दशाएं भी जातक के जीवन को धन देने वाली होती हैं और प्रतिष्ठा देने वाली होती हैं। समाज के लोग आपका आदर खूब करते हैं। घर परिवार से ज़्यादा समाज के लोगों में आपकी प्रतिष्ठा होती है। अधिक माह में जन्मे हैं शनिवार को, और शनिवार को जो लोग जन्मे होते हैं उनमें थोड़ा बहुत असंतोष की भावना देखने को मिलती है। कभी कभी उनको दूसरों के ऊपर आश्रित होकर के धन कमाना पड़ता है, या दूसरों से मांग करके भी अपना खर्च चलाना पड़ता है, और ये इस वजह से भी होता है। शनिदेव इस कुंडली के लिए होते तो पंचम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन 6वें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बन जाती है। इस वजह से कई बार वो साहचर्य से अशुभ परिणाम भी देने वाले बन जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि शनि की दशा अशुभ परिणाम देने वाली बनेगी, और व्यक्ति को निरंतर दबावों में रखने वाली हो सकती है, क्योंकि पंचम और 6वें के अधिपति हैं, 12वें बैठे हैं। किसके साथ? सप्तमेश और षष्ठेश की युति एक साथ हो रही है। तो 6वें और चतुर्थ ये भी भाव के अधिपति दोनों देखिए बाहर गए हैं। तो इस वजह से, और पंचम भाव पे केतु का प्रभाव, इस कारण से व्यक्ति के एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में बाधाएं होती हैं। लेकिन उच्च शिक्षा यहाँ सूर्य पूरी करवा देते हैं, क्योंकि इस भाव का अधिपति त्रिकोण में बैठा, त्रिकोण का अधिपति केंद्र में बैठा, तो उच्च शिक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में, मैट्रिक तक की शिक्षा में यहाँ तक दिक्कत आती है। परिवार में ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं जिसके कारण व्यक्ति को दो चार होना पड़ता है। तो ये जन्म शनिवार का था। शनि इस कुंडली के लिए साहचर्य से पापक परिणाम करेंगे। मारक ग्रह के रूप में शुक्रदेव मारक होंगे। बुध और शुक्र इस कुंडली के लिए राजयोग कारक भी होंगे, और साथ ही साथ द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण शुक्रदेव मारक भी होंगे। वैसे इस कुंडली के लिए शुक्र के साथ बुध और गुरु, ये तीनों ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं। अगर अच्छाई के मामले में कहेंगे तो गुरु और बुध ये दूसरे और पहले नंबर पे क्रमशः होते हैं। पहले नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे देवगुरु बृहस्पति, और तीसरे नंबर पे शुक्रदेव होते हैं। लेकिन वो योग कारक के साथ साथ मारक ग्रह की भूमिका में भी आ जाते हैं, क्योंकि वो द्वितीय भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। इस कारण से ऐसा होता है। और दरअसल उनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई स्थिति नहीं बन रही है। बनने को तो चंद्रमा पे भी नहीं बन रही है, बुध पे भी नहीं बन रही है, पर फिर भी यहाँ पे ये दोनों ग्रह ठीक ठाक बैठे हैं। शुक्र यहाँ पे दिशा के बल से कमजोर हो जाते हैं। इस वजह से इनके कारण कई बार व्यक्ति के भवन का सुख, भूमि का सुख, चरित्र का सुख, ज्ञान का सुख, सांसारिक सुख, परिवार, कुटुंब,
गाड़ी, इन सभी चीज़ों का सुख व्यक्ति को देर से मिलता है या दुरुस्त नहीं मिलता, कमज़ोर मिलता है। कई बार उसके लिए व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैतृक संपत्ति पे विवाद हो जाता है। इस तरीके की परिस्थिति ये शुक्र देने वाले होते हैं। तो शुक्र ऐसे मारेंगे, आपके परिस्थिति को मारेंगे, वो आपकी मृत्यु के दाता नहीं होंगे। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा, ये पापक ग्रह यहाँ से शुरू हो जाते हैं होने। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां एक सी नहीं रहती हैं। मतलब वो कभी धनवान बन जाता है, कभी उसके पास पैसे देखने को बहुत होते हैं पर उसके काम के लिए नहीं होते, या कई बार वो बैंक में रहते हैं पर वो आपके हिस्से में नहीं आते, या कई बार वो संपत्ति के मामले में इकट्ठे होते हैं, संपत्ति के स्वरूप में इकट्ठे होते हैं, पर उसके लिए आपको बड़ा दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, वकीलों को पैसे देने पड़ते हैं, तब जाकर के वो पैसे आपके बनते हैं, या तब जाकर के वो संपत्ति आपकी अपनी होती है। तो उस संपत्ति का फायदा है क्या, जो 9 लाख का था और 10 लाख आपसे खर्च करवा दिया। तो टोटल मिलाकर के ये एक तरीके से नुकसान का ही सौदा साबित हो जाता है। उसके बाद कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, अहिर बुध न्याय नमः। इस नक्षत्र के जो देवता हैं ओम अहिर बुध, वो जो देवता हैं इस नक्षत्र के, ओम अहिर बुधन न्याय नमः। मैं बार बार ओम बोल दे रहा हूँ। अहिर बुधन न्याय नाम के देवता हैं। अहिर बुधन न्याय नमः, इस मंत्र का जप करना है। अहिर बुधन्य इसके देवता हैं। कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है मुझसे भी बोलने में। तो अहिर बुधन्य इसके देवता हैं। ओम अहिर बुधन्याय नमः, इस मंत्र का जप करना है प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार। और अगर आप कन्या राशि को देखते हैं तो हस्त नक्षत्र में व्यक्ति का लग्न बना है। हस्त नक्षत्र का ये पहला चरण होगा। तो हस्त नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा होते हैं, बुध लग्न के अधिपति हैं कन्या राशि के, और हस्त नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति मंगलदेव होते हैं। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान से देखें तो कन्या राशि की कुंडली के लिए मंगलदेव सबसे खतरनाक ग्रह बनते हैं, सबसे कमजोर, बुरे और अशुभ। तो इस कुंडली के लिए मंगल की दशा कमजोर हो जाएगी। लेकिन बुध और चंद्रमा में से बुध की दशा धन मान पद प्रतिष्ठा भाग्य और भाग्य का उदय कराने वाली होगी। चंद्रमा की दशा भी इस कुंडली के लिए कोई बुरा परिणाम नहीं देगी, वो भी बहुत अच्छी देगी। लेकिन मंगल की दशा इस कुंडली के लिए कमजोर जा सकती है। हालांकि वो कब अच्छी जाएगी, तो चंद्रमा में मंगल का अंतर होगा तब वो अच्छे जाएंगे, मंगल में चंद्रमा का अंतर होगा तब वो अच्छे जाएंगे। तो ये हैं। और दरअसल अगर हो सके तो आपको जो ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, इसमें आपको अगर बन पड़े तो पीपल के वृक्ष की जड़ अपने गले में थोड़ी सी चांदी के ताबीज़ में भर के उसको धारण करना चाहिए, शुद्ध करके उसको अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। उसकी पूजा करने से नक्षत्र जनित जितने भी परेशानियों का, कई बार हम लोगों को लगता है कि ग्रह यहाँ बैठा है इस वजह से परेशान कर रहा है, कई बार यहाँ बैठा है इस वजह से परेशान करता है, पर वस्तुतः वो बात बहुत दूर में होती है। आपको ये बात पहले उससे समझ में आ जानी चाहिए कि आपका नक्षत्र कई सारी परिस्थितियों को बिगाड़ने का काम कर जाता है, जिस पे आपका ध्यान कभी जाता ही नहीं है। इस वजह से ये बात समझनी होगी कि आपके नक्षत्रों का फलादेश आपकी कुंडली में बैठे ग्रह कर कैसे रहें। ओम, ये तो मैंने बात कर दी अहिर बुधन न्याय वाली, पर ये नक्षत्र जो है वो अब जब ध्यान से देखेंगे तो शनि जो है वो उस नक्षत्र में जो अधिपति होते हैं, इस नक्षत्र के चंद्रमा के, अहिर बुधन न्याय बार बार आ जा रहा है, शनि 12वें भाव में बैठे हैं जो इस नक्षत्र के अधिपति हैं। नक्षत्र के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ये शनि का है। और दरअसल अब जब देखेंगे तो ये अंतिम का नक्षत्र है, उत्तरा भाद्रपद, अब उसके बाद रेवती। तो धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 जो नक्षत्र हैं ये पंचक नक्षत्र कहे गए हैं। अब इस नक्षत्र में अगर बात आई है तो बता ही देता हूँ, इस नक्षत्र में अगर किसी की मृत्यु होगी तो वो 5 अन्य लोगों की भी मृत्यु का कारण बन जाता है ना। इसे कहते हैं कि पंचक में मृत्यु तो नहीं है, पचखा जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ये पंचक नक्षत्र है। इस कारण से भी व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण कई बार होते देखा जाता है ना। ये कारण है इसके। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार जॉन्डिस होता रहे, पेट में कई तरीके की परेशानी होती रहे, ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है, बेवजह की विषम परिस्थितियों से व्यक्ति को जूझना पड़ता है। प्रायः कोई ना कोई विषम परिस्थिति जीवन में बनती ही रहती है और उसको लड़ना अकेले पड़ता है, अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। कर्तव्य पालन ही करते रहिए, आपके अधिकार की बात कोई नहीं करेगा। आपका अधिकार जहाँ है वहाँ पे कोई आपसे कहेगा कि नहीं, आपका तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम यहाँ से ये संपत्ति ले लो या ये चीज़ ले लो। लेकिन आपके कर्तव्यों पे आपको हमेशा लोग बताते रहेंगे देखो तुम्हारा ये काम है। और कई बार तो यहाँ व्यक्ति की कुंडली में अगर मैं देखूं तो चतुर्थ स्थान के अधिपति 12वें बैठे हैं गुरु, शनि और मंगल के साथ। तो माता जो इस भाव की अधिपति हैं, उनके शुक्र और बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, पर इस भाव के अधिपति शनि मंगल के कारण है, इस वजह से माता टोटल बेड रिडन हो जाती हैं। चतुर्थ भाव जो माता का होता है, जो आपका मानसिक सुख है, जो चरम शांति है, जो सुख है, जो बिल्कुल ही एकदम नितांत एकांत है, वो सब खलल में चला जाता है। अकेले हैं, विवाह में होते
तो हो सकता है कि थोड़ी शांति रह जाती, पर यहाँ तो विवाह में नहीं होने के बाद उससे ज़्यादा परेशानी में व्यक्ति उलझ रहा है, और वो माता के कारण उलझ रहा है, शनि मंगल के कारण है। तो ये आपके ऊपर ही है, इनका दारोमदार ये आप ही को करना होगा। दूसरा कि जन्म होता है उत्तरा भाद्रपद में, आयुष्मान योग, ये तो बहुत अच्छा बैठा है। ब्राह्मण वर्ण है और मनुष्य गण होगा। ब्राह्मण वर्ण के कारण व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या नहीं है किसी से बहुत बार, और शुद्धता है, वैधानिकता है, चरित्रवान होने का गुण लगा हुआ है, ब्रह्मचर्य व्रती है, ज्ञान गुण का सुख है, और किसी को भी मदद करने का जो है वो अवसर मिल जाए तो व्यक्ति कर देता है। वो अपनी स्थिति और हैसियत नहीं देखता, पर तुरंत ही उसके मदद के लिए तैयार रहता है। कन्या लग्न की कुंडली में 10 अंश का लग्न बना है, ये प्रबुद्ध लग्न माना जाएगा, ये युवावस्था का लग्न माना जाएगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो चरित्रवान तो होता ही है, पर साथ ही साथ ज्ञानी भी होता है, धार्मिक भी होता है, सेवा परायण भी होता है, कर्तव्य परायण होता है, अपने कर्तव्यों को समझने वाला होता है, सैद्धांतिक रूप से जीने वाला होता है, और कोर्ट केस कचहरी के मामले में जाकर के अपना धन नष्ट करता है। इस अवस्था में किसी भी तरीके से कोर्ट केस कचहरी के मामले में बचना चाहिए और विशेष मुहूर्त का इंतजार करना चाहिए। वैसे आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो जो बात बन रही है वो 2025 के जून के बाद कुछ हद तक काफ़ी अच्छी स्थितियों का व्यक्ति को जीवन में प्रभाव देख रहा हूँ। अन्यथा तो अभी तो बहुत ही परेशानी का एक वक्त ही चल रहा है जो 2025 के जून तक आपको परेशान करेगा। ये मैंने यहाँ तक आपको बात बताई। बहुत सावधानी से इस कुंडली के लग्न पे मैं थोड़ी सी चर्चा और आपका ध्यान लेके आता हूँ। लग्न खाली है और लग्नेश दशम स्थान में बैठे हैं, किसके साथ? धन भाव के अधिपति के साथ। और किस भाव में? दशम स्थान में। ये स्थिति बहुत अच्छी है। मतलब अगर आपकी कुंडली के लग्नेश पंचम भाव के स्वामी के साथ हों, चतुर्थ के साथ हों, दशम के साथ हों, नवमेश के साथ हों, एकादशेश के साथ हों और केंद्र में ही बैठे हों, तो आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि आपकी कुंडली सदैव अपने सिद्धांतों की सुरक्षा करने वाली है और आपको परमात्मा ने बड़ी असीम शक्ति देकर के भेजा है और निरंतर आगे बढ़ने की गति देके भेजा है। आपका रथ रुकने वाला नहीं है। और अब जब ध्यान से देखेंगे तो जीवन का जो एक बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है, वो लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आरंभ के अवस्था में, मतलब आप कह सकते हैं कि 10वीं 12वीं तक विशेष परेशानी व्यक्ति को नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही वो अपने पैरों पर दुनिया को देखने आता है, समझने आता है, उसे कुछ लेने और कुछ उस दुनिया को, समाज को देने आया है, उसी समय से उसका निचोड़ना समाज के लोगों ने, परिवार के लोगों ने शुरू कर दिया है। आपके ऊपर ही सबके पैर हैं, आपके मत्थे पे। जिस तरीके से भगवान ने कालिया नाग को नथा था और अपने पैर के तलवे की चोट से उसके मस्तक को रक्त रंजित कर दिया था, और खूब नाच भी रहे हैं भगवान, खूब नाच रहे हैं, खूब, और इतना इतना बढ़िया नाचा कि पूरे वासी देखने लग गए। और कहते क्या हैं कि तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें ये यमुना जी त्यागनी होगी। इस बात से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं? आप कालिया नाग बन के रह गए। नाचने वाला नाच रहा था, उसने आपका घर भी तोड़ा, घर भी छुड़वाया, आपके ऊपर उसने पूरी जिम्मेदारी भी डाल दी, और फिर कहता है कि अब तुम्हें ये छोड़ना भी पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ जो सारी परिस्थितियाँ बन रही हैं वो किशोरावस्था के बाद युवावस्था के दौरान बन रही हैं। नवम, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इन सभी भावों में जब आप देखेंगे तो पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, इन भावों में मात्र एक चंद्रमा बैठे हैं, जो सिर्फ किशोरावस्था में व्यक्ति का सिर्फ वर्तमान चलता रहा, और युवावस्था, किशोरावस्था के बाद जब वो प्रौढ़ होता है, अधेड़ होता है, वृद्धावस्था की तरफ बढ़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी, उसके आत्मसम्मान पे चोट, उसका सुख, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका तिकड़म, उसके प्रति राजनीति और उसकी राजनीति और उसका व्यय, सब एक साथ उसको दबोचते हैं। और इस कुंडली में विवाह का सुख क्यों नहीं मिला, ये भी समझने और जानने वाली बात होगी। जन्म कुंडली का जो 12वां भाव होता है
वो वैवाहिक सुख का होता है, शारीरिक सुख का होता है। अब जब वहाँ पे शनि मंगल जैसे ग्रह बैठ जाएंगे और चतुर्थ स्थान का अधिपति स्वतः वहाँ बैठा है, तो आपकी कुंडली में वो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को कमज़ोर कर देता है। और मान के चलिए कि आपको शारीरिक सुख बिल्कुल ना के बराबर, और बल्कि उस शारीरिक सुख के नहीं मिलने के कारण कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस भी यहाँ होने लगता है। मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के तृतीय भाव पे है, अपनी राशि को देख रहे हैं। मंगल तीसरे भाव के स्वामी होकर के 12वें बैठे हैं। 12वें का स्वामी नवम में बैठा है। ये छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद और एक लंबा घर्षण दे देता है। इस वजह से कई बार उनके विरुद्ध भी आपको जाना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां इस कुंडली में बनी हुई हैं। पर एक ज्योतिष के आधार पर कहें या फिर एक शिक्षक के रूप में कहें या जैसे भी मार्गदर्शक के रूप में कहें, इन चक्करों में आपका धन बड़ा नष्ट होने वाला है। उसे समझा करके, उसे सुलह करके, उसे सुलटा करके ही हमें, और नहीं अगर उसके खिलाफ ही जाना होगा जिसने हमारे अधिकारों का हनन किया है, तो हम एक विशेष दशा का इंतजार करेंगे, और वो दशा 2025 के जून से शुरू हो रही है। क्लियर है? ये इतनी सारी बातें। इस कुंडली में विवाह क्यों नहीं हुआ? अब पैतृक संपत्ति वाले पे आते हैं, तो द्वितीय भाव के स्वामी दशम में बैठे हैं। ये आपके पास काम सदैव दे रहे हैं। व्यक्ति के पास कार्य हमेशा है, वो कभी बेरोजगार नहीं बैठना चाहता है, और दरअसल उसके पास करने को कार्य हमेशा रहेंगे। ये द्वितीय भाव के स्वामी जब कभी भी दशम स्थान में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को उदासीनता नहीं देते, उसके पास करने को बहुत कुछ होता है। और जब जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न को देख लेते हैं और पंचम भाव पे राहु केतु, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, एकादशवें भाव के राहु व्यक्ति को संततिवान बनाते हैं, लेकिन पंचम भाव के केतु कई बार उसके एजुकेशन में और उसके माता और पिता के प्रेम में, कुटुंब के प्रेम में और सहिष्णुता और जो भावना होती है उसमें एक रिक्ति आ जाती है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पे चंद्रमा मीन राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अधिपति इस कुंडली में अपनी राशि से 6वें 8वें बैठ रहे हैं। ये कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य को कमजोर करने लगते हैं और विवाह के सुख को वंचित करते हैं, कमजोर करते हैं। वहाँ पे कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगानी पड़ती है, तब जाकर के व्यक्ति का विवाह होता है। हालांकि अभी एक बात कह दें, अगर जो अवस्था बन पड़ी है उसके आधार पर व्यक्ति की कुंडली में एक और समय आ रहा है, गुरुदेव आपकी कुंडली में आ रहे हैं या दशा से कहें तो वो आपके पक्ष में आ रहे हैं, इस वजह से अगर बन पड़े तो आप उसके चक्कर में भी पड़ सकते हैं। अगर इस अवस्था में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो विवाह करने को तैयार है तो बिल्कुल उस पर विचार किया जा सकता है। दशमांशा चक्र पे अगर ध्यान लेके जाते हैं तो सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में, गुरु और बुध बहुत अच्छी स्थिति में, चंद्रमा और मंगल बहुत अच्छी स्थिति में। पर यहाँ पे भाग्य का प्रभाव थोड़ा कमजोर सा है। हालांकि इस शनि का जो नीच भंग है वो मंगल और शनि के आपस में परिवर्तन के कारण हो जा रहा है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी वो चीज़ करने चलेगा उसमें भाग्य का सुख हो सकता है कि पहली बार ना मिले, पर अगर वो थोड़ा धैर्य रख लेता है तो वो वही धैर्य उसको बहुत सारी संपत्ति दे सकता है। इस कुंडली में रैंडम एक्सेस का भी योग लगा हुआ है। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी इस कुंडली में बने हुए हैं। इस कुंडली की आयु अच्छी है, इस कुंडली का चरित्र अच्छा है, इस कुंडली की सकारात्मकता अच्छी है, इस कुंडली का कार्यक्षेत्र अच्छा है, इस कुंडली की महत्वाकांक्षा अच्छी है, इस कुंडली का दान दर्शन ये बहुत अच्छा है। पर इस कुंडली का व्यय बड़ा खराब है। मतलब ये स्थिति इस कुंडली में देखने को मिल रही है कि उसका व्यय, उसकी परेशानी, उसका जो विषम परिस्थितियों का निर्माण होना उसके जीवन में, ये सब बिगड़े हुए हैं और ये चीज़ें कई बार इस कुंडली को कमज़ोर भी कर रही हैं। कन्या लग्न वस्तुतः बुध की राशि है ये, और बुध की ये मूल त्रिकोण राशि है। लग्न 10 अंश का अगर बना है तो इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति ने सही निर्णय भी लिए हैं। ऐसा नहीं है कि उसने कोई गलत निर्णय जीवन में लिया है। हाँ, गलत निर्णय उसने विवाह के मामले में लिए हैं। हो सकता है कि उससे विवाह पसंद ना आया हो, या विवाह वो करने में वो साहस और हिम्मत नहीं जुटा पाया हो। क्योंकि आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो विवाह जो है वो हमारे यहाँ विवाह होता है तो मैरिज नहीं होता, मैरिज मैकाले के यहाँ होता है। शादियाँ किसी दूसरे धर्म में होती है, हमारे यहाँ का शुद्ध जो है वो विवाह है। तो विवाह टूटता नहीं है, शादियाँ 3 बार टूट जाती हैं और 3 बार कह देने पे टूट जाती हैं।
मैरिज भी टूट ही जाता है, और उनका तो कुत्तों बिल्लियों वाला हाल होता है मैरिज जो करते हैं। तो अपने इन शब्दों में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि विवाह अगर आप कुंडली मिला करके करते हैं, सामने वाले के ग्रहों को समझ करके करते हैं और अवस्था में कर लेते हैं, और एक निश्चित टाइम पे आप उस संस्कार में बंध जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति का जन्म होता है और जब उसका यज्ञोपवीत होता है तो उसे द्विजन्मा कहते हैं, द्विज कहते हैं, वो द्विज कहलाने का अधिकारी है। द्विज उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका दूसरा जन्म हो जाता है। वो तब तक उसका जन्म सिद्ध नहीं होता जब तक उसके कंधे पे और मस्तक पे, पीछे मस्तक माथे पे शिखा ना हो, कंधे पे सूत्र ना हो, यज्ञोपवीत। उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति का विवाह जब तक नहीं होता है तब तक वो किसी के योग्य नहीं होता, और वो एक निश्चित समय पे हो जाना चाहिए। या तो पूर्णतया ब्रह्मचारी, या तो पूर्णतया गृहस्थ, और गृहस्थ सर्वोत्तम कहा गया है। आप घर में हैं पर फिर भी ब्रह्मचारी हैं, ये अच्छी बात है। पर इससे अच्छी बात यह है कि आप विवाह में हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अन्यथा तो फिर स्त्रियों को, जातिकाओं को, माता बहनों को साध्वी होने का कोई विशेष प्रभाव दिखता नहीं है हमारे धर्मशास्त्रों में। उनके लिए संन्यास धर्म की परंपरा पुरुषों के जितनी सुलभ नहीं है, या उनके लिए उतना वो शास्त्रगत नहीं है, सम्मत नहीं है। बहुत ध्यान से, गृहस्थ में रहते हुए अपने पति और बच्चों को दिन भर पुराण पढ़ के, ये मनुस्मृति की बात बोल रहा हूं, दिन भर पत्नी क्या करे, पति और बच्चे जब काम पर चले जाएं, वो दिन भर रह के अपने घर में पुराणों का अध्ययन करे, उनके लिए भोजन बनाए, उनके लिए घर सजा के रखे, लक्ष्मी प्रवेश करें ऐसा पर्यावरण बना के रखें, दिन भर अपने आप को शास्त्र पढ़ने में जुटा करके रखें। वेद नहीं, शास्त्र, पुराण, इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करे, और पति और बच्चे के लौटने के बाद दिन भर जो पढ़ा है वो उन्हें ज्ञान दे कि देखो तुम धन जहां से ला रहे हो वो ऐसा इस जगह से ऐसे आना चाहिए। ये मनुस्मृति की बात है जो मैंने अपने पूर्व में कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में भी मैंने इस पर एक श्लोक पढ़ के इसका अर्थ बताया था। तो कहने का अर्थ है कि अब दूसरी बात कि एक तरीके से आप अपने आप को अकेलेपन में ही लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि आपके बच्चे अगर नहीं हैं तो कम से कम आप गोद ले सकते हैं, दत्तक पुत्र ले सकते हैं। दूसरा कि इस कुंडली में कुछ ऐसे कृत्य कर सकते हैं जिससे समाज का कल्याण हो सके। ये बात भी बहुत आवश्यक होगी क्योंकि आपकी कुंडली का 12वां भाव असुरक्षित हो गया है। गुरु जो चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं वो शनि और मंगल के संपर्क में आ गए हैं। तो जब गुरु जो पति है वो जब पीड़ित हो जाए, शनि मंगल के संपर्क में आ जाए और उसके ठीक पीछे राहु चले जाएं, तो ये चतुर्थ स्थान का भी प्रभाव कमजोर करते हैं, और शनि मंगल 12वें भाव में बैठे हैं तो उस भाव का भी प्रभाव कमजोर करते हैं, मतलब 12वें भाव को भी कमजोर करते हैं। इस वजह से यहाँ पे शारीरिक सुख की जो है वो कमजोरी देखने को मिल जाती है। एकादशवें भाव में राहु हैं, इस वजह से व्यक्ति कई बार झूठ भी बोलता है, उसको झूठ बोलना भी पड़ता है, थोड़ा मन गंदा भी करना पड़ता है, तिकड़म भी भिड़ाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़े, कोर्ट केस कचहरी में जाना पड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े, अपनी जिम्मेदारी को और बढ़ा करके निभाना पड़े। जो जिम्मेदारी भाइयों की होनी चाहिए थी वो आपकी है, और जो आपकी होनी चाहिए थी वो आपका छूटा पड़ा है। पेट की परेशानी गुरु वैसे ही दे रहे हैं। चंद्रमा पे राहु का प्रभाव व्यक्ति के मन मस्तिष्क को वैसे ही आंदोलित और प्रकोपित करता रहता है, वर्तमान को बिगाड़ता रहता है। प्रत्येक दिन एक नई समस्या, ये चंद्रमा पे राहु का प्रभाव। और चंद्रमा से गुरु जो है वो 6वें 8वें में ये एक न एक तरीके से विषम परिस्थितियों का निर्माण करते ही रहते हैं। कभी स्वास्थ्य को लेकर के, कभी माता को लेकर के, कभी मानसिक शांति को लेकर के, कभी प्रोफेशन को लेकर के, कभी धन को लेकर के, कभी वैवाहिक जीवन को लेकर के, कभी सामाजिक स्थिति को लेकर के, कभी ये सब चंद्रमा से गुरु। और व्यक्ति जो समाज के हैं वो आपको जिद्दी भी मानते हैं कि आप जिद्दी हैं, आपने नहीं किया, या आपके लिए रिश्ते आए थे आपने किया नहीं। ये तमाम प्रकार की बातें इस कुंडली में अंदर से देखें तो समझने में आ रही हैं। ये मैंने आपको इतनी बात बताई है।
अब आगे बढ़ के बात करते हैं, तो कुंडली के पक्ष कैसे हैं? मतलब इस कुंडली में एनर्जी आ कहाँ से रही है? ये जो शुभ लक्षणों की वृद्धि हो रही है, व्यक्ति जो विषम प्रकार की परिस्थितियों से उलझा हुआ है और फिर भी साहस बटोर करके रखा है, ये कहाँ से आ रही है? तो ये दे रहे हैं, ये जो सकारात्मक भाव है ये चंद्रमा दे रहे हैं और ये शुक्र और बुध दे रहे हैं। जो पराक्रम मिल रहा है वो तीसरे भाव पे मंगल और सूर्य के साथ राहु की दृष्टि के कारण मिल रहा है। जो व्यक्ति ने साहस इकट्ठा किया है, जो दम है, व्यक्ति में ना अहम वाला जो गुण है, अहमवादी नेचर, वो बिल्कुल भी नहीं है, घमंड तो बिल्कुल भी नहीं है। और यही इस कुंडली को कई बार दूसरों के सामने बिल बिलाने पे मजबूर कर देता है, बेबस कर देता है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि व्यक्ति के पास जो साहस है वो सूर्य, राहु और मंगल के कारण है, क्योंकि तीसरे भाव पे जितने ज्यादा पापग्रहों का प्रभाव रहेगा, तीसरे भाव पे जितने ही मंगल की दृष्टि रहेगी, वो भाव उतना ही ऊपर उत्कृष्टता से प्राप्त होता जाएगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। मंगल जहां बैठते हैं वहां से चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से देखते हैं। तो मंगल की ये जो चौथी दृष्टि पड़ रही है, ये इस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा अच्छी पड़ रही है। इस वजह से ही व्यक्ति का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। अगर हम किसी भी समस्या पे बात करें बिना किसी तीसरे व्यक्ति को लाए, तो हमारी समस्या यूं झट से खत्म हो सकती है। कोर्ट केस कचहरी में जाने से ज्यादा लाभ इस मामले में होगा, इससे होगा कि हम उस व्यक्ति से जाकर के मिलें और उससे अपनी समस्या पे बात रखें और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करें। क्योंकि ये एनर्जी सूर्य, जो साकारात्मक सूर्य जो होते हैं वो भले ही क्रूर होते हैं पर सात्विक ग्रह होते हैं, कोई मतलब तामसिक ग्रह नहीं होते। शनि तो फिर भी तामसिक हैं। तो इस वजह से यहां जो स्थिति बन रही है ये मंगल की बन रही है और सूर्य की बन रही है। उसमें जो कभी कभी छोटा भाई, बड़ा भाई जो उनके साथ व्यय होता है, वो इस राहु के कारण हो रहा है। क्योंकि राहु यहां बैठे हैं, जो उस भाई को या आपके बड़े जो हैं उनको महत्वाकांक्षी बना रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरी सुरक्षा ज्यादा आवश्यक है मेरी माता और मेरी बहन से। उनको दूसरे नंबर पे वो रखता है। तो पहले नंबर की जो बात है वो व्यक्ति के कम्युनिकेशन पे है। आप अपने भाई को वो स्नेह दिखाएं, वो अपने अपने भावों से उनको उनका परिचय कराएं, फिर जाकर के आपके कोर्ट केस कचहरी के पैसे बच जाएंगे। रही बात कोर्ट केस कचहरी के पैसे की, तो वो निश्चित रूप से आपके पक्ष में आ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन संघर्ष जाना, और अभी जो दशा चल रही है ये वर्तमान में शुक्र की दशा है, जो नवम भाव के साथ साथ द्वितीय के अधिपति होकर के दशम में बैठ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कई बार भाग्य से संघर्ष भी देते हैं, भाग्य से परेशान भी करते हैं। तो मेरे कहने का इतना ही अर्थ है। तो हमें सबसे ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा बिछाने की भी आवश्यकता नहीं है और बहुत ज्यादा विनम्र होकर के अगर हो सके तो उतना नहीं झुकना है, पर सामान्यतः हम एक बार ये कोशिश जरूर कर सकते हैं। इस कुंडली का धन है और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर के, जैसे होटल का काम हो जाए, खाने पीने का काम हो जाए, फैशन का काम हो जाए, योगा का काम हो जाए, ड्राई फ्रूट का काम हो जाए, रेंटल प्रॉपर्टी का काम हो जाए, इस तरीके से गौशाला हो जाए, इस तरीके के क्षेत्रों से वो धन कमा सकता है। छोटी छोटी जैसे पैकेज जो रैपर बनते हैं उसका काम हो जाए, पॉलीथीन उससे संबंधित कारोबार, डब्बे इसका कारोबार, इस तरीके के काम भी वो दिन में कर सकता है। इसके साथ साथ वो जिम वगैरह भी खोल सकता है, जिम खाना, क्योंकि मंगल इसके भी योग बना रहे हैं सूर्य की दशा में। तो ड्राई फ्रूट वगैरह का काम, खाने पीने का काम, ये सब भी आपकी कुंडली में, केक ब्रेड का काम भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। इस तरीके से हम अपने धन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम अपनी एनर्जी को सही जगह पे लगाएं और अपनी जिम्मेदारी जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डाली गई है उसको तो निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति आपकी माता को छोड़ सकता है, आप तो अपने माता को छोड़ नहीं सकते। और किसी भी तरीके से ये जो ऋण होता है वो चाहे आप कितने ही माता और पिता को सेवा कर दें, उनकी सेवा कर दें, वो चुकने वाला नहीं है। कई बार तो शास्त्रकार लिखते हैं कि जो दंडी सन्यासी होते हैं, जो शंकराचार्य के पद पे विभूषित होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो शंकराचार्य के पद पे विभूषित होते हैं, जो पूजनीय होते हैं सनातन धर्म के ही नहीं, सबसे उच्चतम जो सिंहासन होता है वो हमारे पूजनीय शंकराचार्यों का होता है। वो किसी के सामने उनको प्रणाम करना वर्जित है, मतलब वो किसी को प्रणाम नहीं करेंगे।
उनका दंड किसी के सामने झुकता नहीं है, क्योंकि उसमें तीनों लोकों की शक्ति विराजमान होती है, उसमें सभी देवता निवासित होते हैं। लेकिन वो दंडी सन्यासी भी, वो शंकराचार्य के पद पर विभूषित जो आचार्य हैं, वो भी अपने माता के आने पे अपने दंड के सहित झुक करके उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ यह है कि माता के ऋण से, माता की सेवा से चाहे आप कितना ही कर लें, आप उऋण नहीं हो सकते। आप कभी उससे त्राण आपका नहीं होता है, आप सदैव उनके ऋण में दबे ही रहते हैं। एक बार आप गुरु की जो बोलते हैं ना कि जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि ज्ञान देने वाली माता 100 गुना ज़्यादा श्रेष्ठ होती हैं, और उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञान देने वाले गुरु। पर अगर प्रणाम करना हो तो गुरु और माता दोनों एक सिंहासन पे आ जाते हैं, इन दोनों को प्रणाम करना होता है। तो वैसे ही ये बात मैंने कही, उनकी सेवा आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम उसके योग्य परमात्मा ने आपको बना करके रखा हुआ है। बाकी इस कुंडली में अभी शुक्र की दशा चल रही है, जो कभी कभी मारक ग्रह का भी प्रभाव देगी, जो आपके आत्मविश्वास को मारेगी, जो आपके पैतृक संपत्ति को मारने की कोशिश कर रही है, उस पे आपको विवादों में लेके जा रही है। इससे हमें किस तरीके से सावधान होना है, क्योंकि दशम स्थान जो होता है वो आकाश का स्थान होता है। पैतृक संपत्ति भाव और भाग्य भाव के अधिपति होकर के दशम में बैठे, एक तरफ वो आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं, दूसरी तरफ पैतृक संपत्ति की वृद्धि के साथ उनके साथ समस्या की भी वृद्धि कर रहे हैं। क्लियर है? इस वजह से बहुत सावधानी से, और इसमें आपकी सहायता सूर्य और मंगल कर रहे हैं। तो सूर्य को अर्घ, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण, और साथ ही साथ अगर हो सके तो बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, शिव जी के मंदिर का दर्शन, मंदिर का धोना। अमावस्या के दिन अगर हो सके तो मंदिर का धोना हो जाए, शिव जी के मंदिर का दर्शन हो जाए, अपने पितरों के नाम पे थोड़ा दान पुण्य वगैरह हो जाए तो ये बहुत उत्तम रहेगा। कुछ नहीं तो सेवा शरीर से ही हो जाए। इस कुंडली के लिए शुभ अंक रहेगा 5 और 8, ये दोनों ही अंक अच्छे हैं। रंग हरा और सफ़ेद के साथ गेरुआ और पीला, ये चारों रंग अच्छे हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में कहीं भी ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, घर से दूर जाने की भी आवश्यकता मुझे मालूम नहीं पड़ती है, मतलब कहीं जाना नहीं है, चुपचाप अपने घर पे रहिए। और करने के लिए आपके पास काम सदैव है। अब आते हैं इस कुंडली के उस पक्ष पे कि कब कौन सी दशा अच्छी रहेगी, बहुत ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले बात ग्रहों के राजा सूर्य की। वृष राशि में, स्थिर राशि में 23 अंश रोहिणी नक्षत्र, नमांश चक्र में वो कर्क राशि में, और दशमांशा चक्र में लग्नेश होकर के लग्न में। इसका अर्थ है कि ये ग्रह आपके करियर, आपकी आत्मा की शुद्धि, आपका चरित्र का बल, आपका धर्म, आपकी आध्यात्मिकता, आपकी सेवा परायणता और आपकी दार्शनिकता, इन सभी विषयों में बल देगा। धन भी शुद्ध तरीके से कमाने को वो आपको बताएंगे। ये जब जब आएंगे तब आपके दिमाग में ये इतनी सारी चीजें सकारात्मकता के रूप में बनेंगी, मतलब ये अच्छा है। चंद्रमा लाभ भाव के स्वामी होकर के मीन राशि में 7.5 से ग्रसित, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 9 अंश पे, नवांश कुंडली में सुख के अधिपति होकर के कन्या राशि में। यहां 12 नंबर में बैठे थे, यहां 6 नंबर में बैठ गए। इसका अर्थ है कि इस कुंडली का व्यापार भी सुरक्षित है। दशमांशा चक्र में वो ग्रह व्यापार के भाव में चतुर्थ भाव के साथ अधिपति के साथ बैठा है। सूर्य और चंद्रमा आमने सामने। कभी कभी व्यापार में ऐसा लगेगा जैसे कुछ भी काम नहीं बन रहा, बिल्कुल ही स्टक है, बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल कुछ भी बन नहीं रहा, घट नहीं रहा है, एकदम बिल्कुल जैसे चक्का जाम है। तो ये कई बार चंद्रमा के कारण होगा, और वो इसका कारण ये है कि चंद्रमा से गुरु 6वें 8वें और चंद्रमा पे राहु केतु का प्रभाव, इस वजह से ये बात होगी। बाकी ये पूर्णतया चंद्रमा, अगर ओवरऑल की बात करते हैं तो ये आपके व्यापार के वृद्धि करने वाले बन रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने वाले बन रहे हैं। इस चंद्रमा की दशा में आपको दिनचर्या ठीक रखनी चाहिए। माता के स्वास्थ्य का ध्यान चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर में विशेष रखना चाहिए। मंगल की बात करते हैं, जो आपकी कुंडली के और आपके शरीर के अंदर साहस, ऊर्जा, धैर्य, पराक्रम, उत्साह, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ हैं, और वो आपकी कुंडली के, इस कुंडली के सबसे खराब भाव के स्वामी होते हैं, तीसरे और अष्टम। इस भाव के स्वामी होकर के विपरीत राजयोग बना रहे हैं शनि और मंगल। ये दोनों ही ग्रह इस कुंडली के लिए विपरीत राजयोग बनाने वाले, मतलब यही 2 ग्रह हैं जो आपके जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे और बाद में चल करके ये आपको भी कष्ट देने वाले बन रहे हैं। ये बात मैं खुल करके बोल रहा हूँ, क्योंकि 12वें भाव में शनि मंगल ये कई बार बुढ़ापे को कष्ट में लेके जाते हैं। इस वजह से अभी से ही अपने बुढ़ापे के लिए सुख कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा, कौन सेवा करेगा, कैसे जिएंगे, इन सब के बारे में अपने नेत्रों को खोल करके उनके बारे में पूरा
डिक्लेरेशन बना देना चाहिए और उसकी पूरी एक चीज़ जो है वो कच्चा चिट्ठा बना करके रखना चाहिए। नहीं तो ये 12वें भाव में शनि मंगल कई बार बुढ़ापे में कष्ट देने वाले ग्रह हो जाते हैं। विपरीत स्थितियों का निर्माण यही ग्रह आपकी कुंडली में कर रहे हैं, जो 12वें भाव में शनि मंगल। इन दोनों का एक साथ बैठना ना कई बार व्यक्ति को अकेलेपन में ले जाए, नितांत कमजोर बना दे, बहुत उधार में चलना पड़ता है। मतलब जीवन की जितनी विषम परिस्थितियां हैं सब शनि मंगल एक साथ इकट्ठे करवा देते। कई बार घर से बाहर चला जाए, अपने ही लोगों से शत्रुता हो जाए, अपने ही लोगों से बेमनस्य हो जाता है, अपने ही लोग अपने काम नहीं आते, पति पत्नी का मतभेद बना रहता है, कई बार व्यक्ति उधेड़ बुन में पड़ा रहता है। ये सारी चीजें शनि मंगल के कारण हुए। जीवन में जितनी भी विषम परिस्थितियों का निर्माण हुआ है ये सब शनि मंगल के कारण हुआ है। मंगल के बारे में मैं बात कर रहा था। 19 अंश 19 कला पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्र का नक्षत्र है ये, और वो शुक्र आपकी कुंडली में सामान्यतः थोड़े कमजोर बैठे हैं, पर नवांश चक्र के आधार पर वो शुक्र आपकी कुंडली में थोड़ा व्यय भी करवा रहे हैं। इस वजह से आपकी रखी हुई संपत्ति कई बार व्यय में जा रही है और कई बार आपका धन जो आप बनाना चाहते हैं वो भी आपका नुकसान में लेके जा रहे हैं। तो मंगल की दशा में आपको साहस बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, पर धन नहीं बढ़ेगा। हो सकता है कि उसमें व्यय ज्यादा हो, और वही मंगल आपके व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बुध जन्म कुंडली में ठीक बैठे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आपको तिकड़मी बना रहे हैं, थोड़ा तर्क बल भी दे रहे हैं। 16 अंश के भाग्येश के साथ बैठे हैं, इस वजह से धर्म और भाग्य की युति एक साथ होती रहती है, भाग्य और व्यक्तित्व की युति। लग्न जो है वो आपका संपूर्ण है, लग्न जो है वो आप स्वयं हैं, आपके विचार, आपके स्वभाव, आपका चरित्र, आपका ज्ञान, आपका स्वास्थ्य, आपकी आयु, आपका दृष्टिकोण। आप किसी दूसरे के बल के सहारे जा रहे हैं या अपने बल पे आपको विश्वास है, तो आपको अपने कर्म पे विश्वास है। लग्न का अधिपति दशम में बैठा, व्यक्ति को अपने कर्म पे विश्वास है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, और उसका परिणाम उसको परमात्मा के अच्छे परिणाम के रूप में प्राप्त होगा, अच्छे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगा। तो ये आपके बुधदेव करा रहे हैं। नवांश कुंडली में वो ग्रह 11वें भाव में बैठे हैं, जो कई बार आपको थोड़ा बहुत अपनी दशा काल में ऋण में लेके जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नवमांसा चक्र के आधार पर वो पति का सुख नहीं दे रहे या कई बार कमजोर दे रहे हैं। दशमांसा चक्र के आधार पर वो ग्रह आपको क्रिएटिव बना रहा है, अपने कर्तव्यों के प्रति आपको जागरूक बना रहा है। इतना ही नहीं, वो बुध आपको नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला भी बना रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति मघा नक्षत्र में धार्मिक बना रहे हैं, 9 अंश के बैठे हैं सिंह राशि में। दशमांसा चक्र में वो ग्रह वृश्चिक राशि में मित्र की राशि में। नौमांसा चक्र में वो ग्रह भाग्येश होकर के भाग्य को देख करके आपको पुराणों का अध्ययन करने वाला शास्त्रज्ञ बनाता है, जैसे व्याकरण जानने वाला, ज्योतिष जानने वाला, धर्मशास्त्र जानने वाला, बहुत सारी जो पुरानी बातें हैं उसको जानने वाला बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ें गुरु कर रहे हैं। उनकी दशा काल में आपको कम से कम मेहनत, सकारात्मक परिणाम, दृष्टिकोण अच्छा, उच्चतम आदर्श, ये सब आपको मिलता रहेगा। गुरु के बाद अगर शुक्र की बात करते हैं तो आपकी कुंडली में शुक्रदेव जो बन रहे हैं वो दसम स्थान में बैठे हैं, वहां पे उनका बल थोड़ा कमजोर रहता है, और शुक्र की जो स्थिति बन रही है वो आपसे कई बार मेहनत करवा रही है और कई बार आपके धन और पैतृक संपत्ति को नुकसान में भी लेके जा रही है, या कई बार उसके लिए व्यक्ति को लड़ना पड़ता है, विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पर धैर्य धारण करना और अपने पराक्रम और अपनी वाणी, अपने कम्युनिकेशन पर विचार करना और उसका सही सदुपयोग करना आपको किसी भी विषम परिस्थिति से आपको आगे बढ़ा सकता है। वहीं जो शुक्र के बाद शनिदेव हैं वो आपकी कुंडली में विषम परिस्थिति बिगाड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और कई बार आपके धर्म और भाग्य में, हालांकि फिर भी उन्होंने यश मान प्रतिष्ठा तो दी है, उस दशा काल में आपको कुछ चीज़ें मिली भी हैं, यश मिला है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं रहा। ये हैं आपके राहु और केतु आपकी कुंडली में सामान्यतया ठीक ठाक दे रहे हैं। कई बार ये झूठा बोलवाते हैं, झूठ बोलवाते हैं, कई बार व्यक्ति को समाज के हिसाब से बनना पड़ता है, चलना पड़ता है, और अगर नहीं करेंगे तो महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी नहीं होगी। तो इस हिसाब से जो कोर्ट केस कचहरी में जाने की स्थिति, जो भाइयों का सहयोग न मिला, बड़े भाइयों का सहयोग न मिला, छोटे भाइयों का सहयोग न मिला, जो आपके कुटुंबजन का सहयोग नहीं मिला, जो आपकी समाज से आपको जो सुख मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो आपके पैसे अटके पड़े हैं, ये सब राहु के कारण हो रहा है। जो पैसे अटके पड़े हैं उसमें शनि, मंगल, राहु, केतु इसके कारण हो रहा है, लेकिन उनके मिलने का योग है, रैंडम एक्सेस का योग इस कुंडली में लगा हुआ है, इतनी बात तो है। और ये सारे योग 2025 के जून के बाद ही एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में कुछ भी दान करिए, लेकिन करिए, पुष्प ही दान करिए, माला ही भगवान को अर्पित करिए, पर करिए। इसके अतिरिक्त आर्द्रा, मृगशीरा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, पुनर्वसु, हस्त, ये सब नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत उत्तम है। दशाओं के क्रम में अगर बात करते हैं तो शुक्र, बुध और सूर्य के साथ
चंद्रमा की दशा किसी भी कार्य को करने के लिए, और ये दशाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। कमजोर रहेंगी शनि, मंगल, राहु, केतु और थोड़े हद तक गुरु, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में कई बार वो भी सप्तम भाव के अधिपति होकर के बाधक हो जाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे वो बाधक बनेंगे नहीं क्योंकि वो बैठे नहीं है। तो ये मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न की जो कुंडलियां होती हैं उसमें सप्तम भाव बाधक भाव हो जाता है, लेकिन सप्तम भाव में एक ग्रह जो बैठेगा या दो ग्रह, जो तीन ग्रह बैठेंगे वो सब बाधक हो जाएंगे। तो इस कुंडली में चंद्रमा जो सप्तम भाव में बैठे हैं वो बाधक हो रहे हैं। इस वजह से चंद्रमा की दशा में कई बार व्यक्ति को जो चीजें मिली हैं वो बाधा के साथ मिली है। ये बात यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं। तो घर पे रहेंगे तो बाहर जाने का मन करेगा, बाहर रहेंगे तो घर पे आने का मन करेगा। दिनचर्या 2 दिन ठीक रहेगा, 3 दिन गड़बड़ हो जाए। तो व्यक्ति दूसरों को तो सिखाता है, पर वो जब अपने ऊपर काम करने चलता है तो उसको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये इस तरीके से चीजें काम करती है। ठाकुर जी की पूजा करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, उसके बाद शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन सायंकाल में करिए, गोधूली बेला में। हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करिए और रामचरितमानस के 1 पेज का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। रत्न के आधार पर इस कुंडली में बुद्ध का रत्न सबसे अच्छा रहेगा और गुरु का रत्न भी आपकी कुंडली में बनता है, आप वो भी धारण कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।